हेलो, राम राम सभी को। मेरा नाम विश्वा है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सुनाने वाला हूँ वो हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार आए हैं। और लास्ट 15 टू 20 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी इसमें आएंगे। मिक्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन मतलब विद्युत शक्ति उत्पादन, है ना। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाई हेड तथा निम्न आश्रवण के लिए डैश वाटर टरबाइन का उपयोग होता है ना। कि फिर फॉर हाई हेड, है ना, फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, है ना। लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है ना। हाई हेड और लो डिस्चार्ज, तो इसके लिए किया जाता है पेल्टन, है ना, पेल्टन व्हील, है ना। पेल्टन व्हील जो टरबाइन होता है ना, पेल्टन व्हील वाटर टरबाइन का उपयोग करते हैं हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, है ना। एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील वाटर टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। यह 70 मीटर से ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है ना। यह 70 मीटर से ऊपर के लिए, है ना, 70 मीटर से ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरे है ना, दूसरे उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। जो जो कैप्लन टरबाइन होता है ना, कैप्लन टरबाइन का प्रयोग, है ना, लो हेड मतलब 30 मीटर तक के प्रयोग के लिए किया जाता है। और फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग, है ना, मीडियम हेड मतलब 70 से वो 30 से 70 70 मीटर तक के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो लो से मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। तो लो टरबाइन, है ना, लो हेड के लिए कौन सा यूज किया जाएगा? लो हेड के लिए, है ना, कैप्लन टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा। लो हेड मतलब 30 मीटर तक के लिए। इसके बाद क्या आएगा? फ्रांसिस टरबाइन, जो मीडियम हेड के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना। फ्रांसिस टरबाइन जो मीडियम हेड मतलब 30 से 70 मीटर तक के लिए प्रयोग किया जाएगा। और हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा किया जाएगा? पेल्टन व्हील वाटर टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी कितना है, जिसकी ऊंचाई 70 मीटर से ऊपर के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना। एक बार वापस से एक्सप्लेन करते हैं कि हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील, है ना, 70 मीटर पेल्टन व्हील वाटर टरबाइन जो किससे 70 मीटर से ऊपर के लिए। कैप्लन टरबाइन लो हेड 30 मीटर के लिए। और फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड 30 से 70 मीटर के बीच में, ना। अगला अगला प्रश्न है, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता क्या होती है ना। एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन, है ना, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो देखो दक्षता कितनी होती है, 50% होती है ना। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 50% होती है ना। एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन की अधिकतम इफिशियंसी मतलब दक्षता 50% तक होती है। ऊष्मा विनियमित तथा अंतः शीतलक और पुनः स्थापक की मदद से टरबाइन की दक्षता बढ़ाते हैं ना। ऊष्मा को मतलब जो हीट है उसको बैलेंस करके, उसकी कूलिंग को मेंटेन करके, और जो पुनः स्थापक की मदद से टरबाइन की दक्षता बढ़ाई जाती है ना। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 50% तक होती है। ऊष्मा विनियमित तथा अंतः शीतलक और पुनः स्थापक की मदद से टरबाइन की दक्षता, है ना, टरबाइन की दक्षता बढ़ाते हैं ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए ना। निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। तो भाई प्रथम आदेश प्रणाली ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते हुए पानी में रखा हुआ है ना। प्रथम, है ना, कि भाई ग्लास थर्मामीटर में, है ना, ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को, है ना, ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है। क्या है? प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव, है ना। अगला प्रश्न, फ्लेपर नोजल, है ना। फ्लेपर नोजल का प्रयोग डैश नियंत्रक के लिए किया जाता है ना। फ्लेपर नोजल होती है ना, फ्लेपर नोजल का प्रयोग किसके नियंत्रित के लिए किया जाता है? तो फ्लेपर नोजल का प्रयोग
न्यूमेटिक है ना, न्यूमेटिक नियंत्रण के लिए किया जाता है ना। फ्लैपर नोजल का प्रयोग न्यूमेटिक नियंत्रक के लिए न्यूमेटिक नियंत्रक में किया जाता है ना। फ्लैपर नोजल का प्रयोग न्यूमेटिक कंट्रोल में किया जाता है। अगला प्रश्न, तापक्रम पैमाना बनाने हेतु है ना, तापक्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला है ना, पहला प्रायोगिक पैमाना डैश पैमाना था, है ना, कि भाई तापक्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। और जो बनाया हुआ पहला प्रायोगिक पैमाना, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था फॉर्नहाइट, है ना। तापक्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक पैमाना फॉर्नहाइट पैमाना था, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है ना? निम्न में से पानी का ट्रिपल बिंदु कौन सा नहीं है? तो 32 डिग्री आर नहीं है ना। 32 डिग्री आर पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है ना। अब कौन से हैं, है ना? पानी का ट्रिपल बिंदु 32 डिग्री आर नहीं है तो कौन से है? 492 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फॉर्नहाइट, ये तीनों पानी के ट्रिपल बिंदु है। कौन कौन से? 492 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 492 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 492 डिग्री सेंटीग्रेड, 273, है ना, 273 डिग्री केल्विन, तथा 32 डिग्री फॉर्नहाइट, है ना, 32 डिग्री फॉर्नहाइट, ये पानी के ट्रिपल बिंदु हैं। अगला प्रश्न, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन में, ना, वितरण प्रणाली में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज 4 वायर, है ना, सिंगल फेज 4 वायर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का में प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। अब किस किस का किया जाता है ना? सिंगल फेज 4 वायर का तो नहीं करते, अब किसका करते हैं? 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर और सिंगल फेज 3 वायर, है ना। कौन कौन से? 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, है ना, और सिंगल फेज 3 वायर, है ना। आप ऐसे याद रखो कि 3 फेज के तो 3 वायर भी है और 4 वायर भी है। 3 फेज में 3 वायर सिस्टम भी और 4 वायर सिस्टम भी। बाकी क्या बचा? एक सिंगल फेज 3 वायर, है ना। 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, है ना, और सिंगल फेज 3 वायर, इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किया जाता है ना, विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है ना। 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर और सिंगल फेज 3 वायर, इन तीनों का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर का नहीं किया जाता, है ना। अब क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए RYB फेज होते हैं, है ना, RYB फेज और एक न्यूट्रल होता है ना, RYB फेज और एक न्यूट्रल और एक ग्राउंड वायर, है ना। तो 3 फेज सिस्टम के लिए 3 फेज 3 वायर, है ना। अब क्या ये तीनों तो जो ऑप्शन में देखे वो तो मैंने बता दिया आपको, 4 मेथड होते हैं ना 3 फेज 3 वायर। 3 फेज सिस्टम के लिए तो कौन कौन से? 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर। और सिंगल फेज सिस्टम के लिए क्या है? सिंगल फेज 2 वायर और सिंगल फेज 3 वायर, है ना। तो याद हो गया कि भाई सिंगल फेज के लिए कौन कौन से? सिंगल फेज सिस्टम के लिए कौन कौन से? सिंगल फेज 2 वायर और सिंगल फेज 3 वायर। और 3 फेज सिस्टम के लिए, है ना, 3 फेज सिस्टम के लिए 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर, है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, है ना, कि भाई सिंगल फेज 4 वायर तो होता नहीं है ना डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन कौन से होते हैं, है ना? मतलब सिंगल फेज 4 वायर होता नहीं है। कौन कौन से होते हैं? सिंगल फेज और 3 फेज में, मतलब सिंगल फेज में भी 2 होते हैं और 3 फेज में भी 2, सिंगल फेज सिस्टम में भी 2 होते हैं और 3 फेज सिस्टम में भी 2 होते हैं। सिंगल फेज सिस्टम में सिंगल फेज 2 वायर और सिंगल फेज 3 वायर, ये तो सिंगल फेज के हो गए। और 3 फेज के 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर, है ना, ये हो गए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगला प्रश्न,
प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है ना, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑटोमेटिकली इंटरप्ट्स द सप्लाई इन द इवेंट ऑफ सर्ज, है ना, कि भाई सर्ज होने पर जो एक तरीके से सर्ज हो जाता है ना, अधिक कोई भी सर्ज हो गया, लाइटनिंग कोई भी सर्ज हो गया, है ना, तो उसके है ना मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है ना सप्लाई को रोक देती है। तो कौन सी युक्ति रोकती है? सीरीज रिएक्टर रोकती है ना। सर्ज को रोकने के लिए सीरीज रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज रिएक्टर के प्रयोग से सिस्टम की प्रतिबाधा बढ़ जाती है ना। सर्ज को रोकने के लिए मतलब सर्जेस को रोकने के लिए सीरीज रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है ना। किसका? सीरीज रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज रिएक्टर के प्रयोग से सिस्टम की प्रतिबाधा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है ना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में प्रयुक्त करने वाली युक्ति कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, है ना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियाँ। अब कौन भाई कि भाई जैसे एक्सप्लेन करते हैं भाई सोलर सेल द्वारा, है ना, सोलर सेल द्वारा यह सौर विकिरण को उपयोगी डीसी में परिवर्तित करता है तथा ब्लॉकिंग डायोड की सहायता से विद्युत शक्ति को बैटरी या फीडर की तरफ प्रवाहित किया जाता है, जिससे स्टोरेज बैटरी में विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जाता है ना। इस प्रकार प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति है ना। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कि भाई सोलर सेल द्वारा यह सौर विकिरण को उपयोगी डीसी में परिवर्तित करता है तथा ब्लॉकिंग डायोड की सहायता से विद्युत शक्ति को बैटरी या फीडर की तरफ प्रवाहित किया जाता है, जिससे स्टोरेज बैटरी में विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां कहलाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। अब ऊर्जा के मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, है ना। तो पहली बात तो कौन से नहीं हैं और कौन से हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कौन से आएंगे? सौर ऊर्जा आएगी, पवन ऊर्जा आएगी, है ना, बायोमास गैस एनर्जी आएगी, है ना। ये कौन से हैं? ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है आपको, है ना। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, है ना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और बायोमास गैस एनर्जी है। कौन सी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और, है ना, बायोमास, है ना, बायोमास ऊर्जा। ये तीनों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में पाया जाता है ना। किस रेटिंग में होता है ना। उपभोक्ता का जो लोड होता है वह किस रेटिंग में होता है? तो उपभोक्ता का लोड हमें आमतौर पर किलोवाट मतलब KW में मापा जाता है ना, किलोवाट में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, धारा को एम्पियर में और विद्युत ऊर्जा को एम्पियर घंटा में मापते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है ना। द लोड फैक्टर ड्यूरिंग ए पीरियड, है ना, कि भाई किसी है ना, लोड फैक्टर का मतलब लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है एक तरीके से, है ना, सवाल पूछा है। लोड फैक्टर बराबर औसत लोड बटे अधिकतम लोड, है ना। लोड फैक्टर बराबर औसत लोड बटे अधिकतम लोड, है ना। लोड फैक्टर बराबर औसत लोड, है ना, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, है ना। अगला प्रश्न है, पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है ना। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है ना, कि भाई पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है तथा सबसे कम पूंजीगत लागत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगती है ना। पूंजीगत लागत, है ना, पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा, है ना, प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है ना पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा, है ना।
न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है तथा सबसे कम किस में होती है, सबसे कम पूंजीगत लागत है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगती है ना, कि भाई जो पूंजीगत मतलब पैसा सबसे ज़्यादा किस में लगता है प्रति मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़्यादा लगता है ना, न्यूक्लियर प्लांट में सबसे अधिकतम लगता है, और सबसे कम किस में लगता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। अगला प्रश्न है तापीय उत्पादन है ना, मतलब जनरेशन स्टेशन में वाष्प टरबाइन मतलब स्टीम टरबाइन का कार्य क्या है ना, कि भाई तापीय उत्पादन प्लांट में है ना वाष्प टरबाइन मतलब स्टीम टरबाइन का कार्य क्या है, कि भाई तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। इस विधि में पत्थर का कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है तथा इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। यह टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति पैदा करता है ना। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि भाई तापीय उत्पादन प्लांट में है ना, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य है ना, वाष्प टरबाइन का कार्य तापीय ऊर्जा को है ना, वाष्प टरबाइन का कार्य तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है ना, तापीय ऊर्जा को है ना, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है ना। इस विधि में पत्थर का कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। इस टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति पैदा करता है ना। तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य है ना, वाष्प टरबाइन का कार्य तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है ना। इस विधि में पत्थर का कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। यह टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति पैदा करता है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उत्पादन प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है, वही अभी बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की है ना, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर की खर्च होता है पैसा न्यूक्लियर में है ना, कि भाई किस उत्पादन प्लांट मतलब जनरेशन स्टेशन की रनिंग कॉस्ट सबसे कम है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन प्लांट की रनिंग कॉस्ट सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है उत्पादन स्टेशन कनेक्ट होते हैं है ना, कि भाई जनरेशन स्टेशन होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं किससे है ना, तो किससे होते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ मतलब इंटरकनेक्ट टू है ना, कि भाई उत्पादन केंद्र प्रदायकी सुरक्षित विश्वसनीयता के लिए इंटरकनेक्टेड किया जाता है ना। उत्पादन केंद्र प्रदायकी सुरक्षित विश्वसनीयता के लिए इंटरकनेक्टेड किया जाता है ना। उत्पादन केंद्र प्रदायकी सुरक्षित विश्वसनीयता के लिए इंटरकनेक्टेड किया जाता है ना। उत्पादन केंद्र प्रदायकी सुरक्षित विश्वसनीयता के लिए इंटरकनेक्टेड किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक है ना, 4 स्ट्रोक डीजी सेट है ना में सही चक्र का क्रम क्या है ना। 4 स्ट्रोक है ना, 4 स्ट्रोक डीजी सेट है ना, 4 स्ट्रोक डीजी सेट है ना, 4 स्ट्रोक डीजी सेट में है ना सही चक्र मतलब सही साइकिल का क्रम क्या है ना, तो 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम है ना, सही चक्र का क्रम है ना, मतलब चूषण संपीड़न शक्ति रेचक है ना, चूषण संपीड़न शक्ति रेचक का मतलब सक्शन है ना, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट है ना, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट है ना, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट
सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट किसका है? 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही साइकिल का क्रम है ना। सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट है ना, इंग्लिश में याद करें आप। अगला प्रश्न है, उत्पादन संयंत्र में भार गुणक को किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। उत्पादन जो जनरेशन प्लांट है उसमें लोड फैक्टर को हम कैसे किस रेशियो में डिफाइन करते हैं? तो भाई लोड फैक्टर बराबर है ना, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे मैक्सिमम लोड है ना। लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे मैक्सिमम लोड है ना। लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे मैक्सिमम लोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? तो ठोस ईंधन कौन सा नहीं है ना। तो ठोस ईंधन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, कोयला, पिट और कोलतार और लकड़ी दे रखा है ना। कोयला, पिट और कोलतार और लकड़ी है। तो कोलतार कोई ठोस ईंधन नहीं है ना। कोलतार ठोस ईंधन नहीं होता है, तथा कोयला, पिट और लकड़ी ये ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन पैदा करता है टरबाइन क्या पैदा करता है? यांत्रिक ऊर्जा है ना। घूमेगा तो यांत्रिक है ना। जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो रोटेशन करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगला प्रश्न है, डैश पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है ना। कि भाई डैश प्रोटेक्ट्स द पेन स्टॉक फ्रॉम गेटिंग डैमेज है ना। कि भाई पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है? सर्ज टैंक है ना। सर्ज टैंक पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है ना। सर्ज टैंक पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है ना। इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है ना। कौन सा नहीं है गैर परंपरागत मतलब है ना। गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है ना। नॉट हैविंग नॉट ए नॉन कन्वेंशनल मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, मतलब इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस नहीं है। निम्न में प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना। इनमें निम्न में प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना। प्राकृतिक गैस नहीं है ना। बाकी कौन कौन से हैं है ना। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस तो नहीं है, नॉन कन्वेंशनल है ना, नहीं है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। प्राकृतिक नेचुरल गैस नहीं है। बाकी कौन है? जल ऊर्जा है मतलब हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी है। अगला प्रश्न है, जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डैश प्रकार के होते हैं? मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस प्रकार के जो टरबाइन है वो प्रयोग किए जाते हैं है ना। कौन से अल्टरनेटर प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें कौन से प्रयोग किए जाते हैं? सैलिएंट पोल अल्टरनेटर है ना। सैलिएंट पोल प्रत्यावर्तक यूज किए जाते हैं। अब याद करने का देखो ये ट्रिक है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर है ना, पानी है ना। तो वाटर को क्या कर रहे हैं अपन? सेल कर रहे हैं है ना। मार्केट में पानी की बोतल मिलती है तो उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो सेल मतलब सैलिएंट पोल पर अल्टरनेटर है, ऐसे याद कर लिए है ना। हाइड्रो मतलब पानी, पानी मतलब पानी मतलब पानी को सेल कर रहे हैं, तो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर। अगला प्रश्न है, पावर स्टेशन का कार्य क्या है ना। पावर स्टेशन का कार्य क्या है? कि भाई विद्युत का उत्पादन करना मतलब जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यही कार्य है पावर स्टेशन का। पावर स्टेशन का कार्य विद्युत का उत्पादन करना है। जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है ना, जिससे जनरेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज कर दिया जाता है, जिसके बाद विद्युत का संचरण होता है ना। कि भाई पावर स्टेशन का कार्य क्या है? पावर स्टेशन का कार्य विद्युत का उत्पादन करना है। जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिससे क्या है? जनरेटिंग वोल्टेज है ना, जिससे जनरेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज कर दिया जाता है, और उसके बाद विद्युत का संचरण मतलब ट्रांसमिशन किया जाता है। अब जनरेटिंग वोल्टेज कौन कौन से हैं? जनरेटिंग वोल्टेज होते हैं 11 केवी और 33 केवी है ना।
दो है ना, 11 केवी और 33 केवी। जनरेटिंग वोल्टेज क्या है, 11 केवी और 33 केवी। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 11 केवी और 33 केवी को, है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको कन्वर्ट कर देते हैं 220 केवी में, 400 केवी में, 800 केवी में, है ना, बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम परिचालन व्यय डैश में पाई जाती है ना। मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट इज फाउंड इन, है ना, हाइड्रो प्लांट में, है ना। न्यूनतम परिचालन भाई कम पैसा किस में लगता है, हाइड्रो में लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। न्यूनतम परिचालन व्यय जलीय ऊर्जा संयंत्र मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में पाई जाती है, तथा अधिकतम परिचालन व्यय वही न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा मतलब अधिकतम परिचालन व्यय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कैलोरी किसका मात्रक है। कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है ना। ऊष्मा का कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। पर 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, है ना। निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती, ठोस ईंधन में, है ना। ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। इनमें कौन आते हैं ठोस ईंधनों में, लकड़ी, कोयला, कोक, है ना, जैविक ईंधन एवं ज्वलनशील खनिज पदार्थ आदि ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन अन्य प्रकार के ईंधन की तुलना में विस्फोट न होने की दर की संभावना कम होती है। कोयला आदि को जलन ताप पर, है ना, कोयला आदि को जलन ताप तक पहुंचने के लिए कठिनाई होती है ना। भाई ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है या कम होती है ना। ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। इसमें कौन आते हैं, लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन एवं ज्वलनशील खनिज पदार्थ आदि ठोस ईंधन है ना। ठोस ईंधन अन्य प्रकार के ईंधन की तुलना में, है ना, विस्फोट न होने की दर की संभावना कम होती है। कोयला आदि को जलन ताप तक पहुंचने के लिए कठिनाई होती है ना। कोयला आदि को जलन ताप तक पहुंचने के लिए कठिनाई होती है। अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना। निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना। कौन से है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, है ना। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है और पेट्रोल भी है ना। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोल, है ना, तथा प्राकृतिक गैस आदि है ना। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और ऐसे स्रोत जो पृथ्वी पर पहले से विद्यमान है ना, ऐसे स्रोत, है ना, जो पृथ्वी पर पहले से विद्यमान है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि पारंपरिक, है ना, मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि भाई पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस इत्यादि है ना। ऊर्जा के क्या 2 स्रोत होते हैं, एक तो परंपरागत मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना। अब इसमें क्या है, ऐसे स्रोत जो पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो शक्ति संयंत्रों किसका प्रयोग सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है, कोयले आधारित, है ना, सबसे ज्यादा होता है कोयले का, है ना। कोयला आधारित प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है ना। इसके दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है ना। कोयला आधारित प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है ना। कोयला आधारित प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है ना। इसके दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे यह वाष्प
टरबाइन चलाई जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है ना। कोयला आधारित प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा से जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे एक वाष्प टरबाइन चलाई जाती है ना। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है, तो मैदानी भागों पर भी किया जाता है और पहाड़ी इलाकों पर भी किया जाता है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, हाइड्रो मतलब वही जल वाला है ना, जो वाटर वाला। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मैदानी इलाकों तथा पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत के द्वारा कम मात्रा में जल उत्पादन है ना, कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग मैदानी इलाकों तथा पहाड़ी दोनों में किया जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत के द्वारा कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में भी है ना, भाई जल अगर कम मात्रा में तब भी है ना, जल अगर कम मात्रा में उपलब्ध होने की स्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है ना। निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है, तो किसका होता है, हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ना। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत शून्य होता है ना। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का जो परिवहन मूल्य है शून्य होता है। इस विधि में नदी या नहर पर बैराज बनाकर, मतलब बैराज बना देते हैं ना, बैराज बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है, एक तरीके से बांध बनाकर है ना, नदी बांध जो भी है, बैराज बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है और एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर जल टरबाइन मतलब ऊंचाई से गिराकर जल टरबाइन चलाई जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत है ना, ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है इसका ना। इस विधि में नदी या नहर पर बैराज बनाकर जल इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है और एकत्र जल को ऊंचाई से गिराकर जल टरबाइन चलाई जाती है ना। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है ना। सूर्य की जो सन का टेम्परेचर है, सरफेस पे जो टेम्परेचर वो कितना है, तो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। सूर्य की सतह का लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है ना, जिसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, वही नाभिकीय संलयन है। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य 4.5 × 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दो हल्के नाभिक के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं, है ना। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है ना। सूर्य पर है ना, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है ना। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य है ना, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य है ना, सूर्य 4.5 है ना, 4.5 मतलब है ना, 4.5 × 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और दो हल्के नाभिक के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं ना। और यह अभिक्रिया वही काम करती है सूर्य में ना, सूर्य सन में ना। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है, पवन ऊर्जा स्रोत से ना। दिए गए ऑप्शनों में जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय तरंग है ना, और पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण फैलता है ना। पवन ऊर्जा स्रोत ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। पवन ऊर्जा आधारित उपकरण मापक यंत्र एवं ऊर्जा परिवर्तन है। ऊर्जा परिवर्तक के अंतर्गत पवन चक्की एवं पवन टरबाइन है ना पवन टरबाइन जनित्र आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक सेट किस क्षमता के बनाए जाते हैं ना।
सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक सेट, है ना, मतलब डीजी सेट, है ना, डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक सेट किस क्षमता के बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं 0.5 से 100 केवीए तक, है ना, 0.5 से, है ना, 0.5 से 100 केवीए तक, है ना? सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन सेट 0.5 से, है ना, 0.5 से 100 केवीए तक, केवीए क्षमता के बनाए जाते हैं, ना, 100 केवीए क्षमता के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रयोग किया जाता है? ना, भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र, मतलब वहाँ पे स्पेस में, है ना, स्पेस में कैसे किया जाता है भाई? सोलर पैनल से, है ना। भू उपग्रह एवं आंतरिक यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु सौर पैनल का विद्युत उत्पादन संयंत्र में किया जाता है। सोलर पैनल से करते हैं ना, सौर पैनल से। अगला प्रश्न है, बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है? ना, बायोगैस का उत्पादन वही पशुओं के जो वेस्ट मटेरियल है ना, गोबर वगैरह, इनसे किया जाता है ना। बायोगैस का उत्पादन पशुओं के जो गीले गोबर से, है ना, पशुओं के गीले गोबर से, है ना, इकट्ठा करके किया जाता है ना, गोबर वेस्ट मटेरियल से, है ना। बायोगैस का उत्पादन पशुओं के गोबर से किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा, है ना, कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा बायोगैस ऊर्जा कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को बायोमास कहा जाता है जो वृक्षों एवं पशुओं से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन पर प्रदान किया, तो जल को प्रदान किया जाता है, तो जल मार्ग का नाम क्या होता है? है ना कि भाई, जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है, तो जल मार्ग का नाम क्या होता है? मतलब जिस रास्ते से जा रहा है ना वो जल, वाटर जा रहा है, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पेनस्टॉक, है ना। जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है, तो जल मार्ग का नाम, है ना, तो जल मार्ग का नाम पेनस्टॉक होता है ना। अगला प्रश्न है, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? ना, भाप शक्ति स्टेशन में, है ना, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? ना, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? तो नम्न वाष्प, ना, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में नम वाष्प प्रवेश करता है। इस बॉयलर की दक्षता, है ना, इस बॉयलर की दक्षता 35 से 40% तक होती है और बॉयलर उच्च तापमान पर भाप उत्पादन करती है ना। मतलब भाप शक्ति स्टेशन में, है ना, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में नम वाष्प प्रवेश करता है। इस बॉयलर की दक्षता 35 से 40% तक होती है और बॉयलर उच्च तापमान पर भाप उत्पादन करती है। अगला प्रश्न, उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होता है ना। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होता है, तो किस में होता है? उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रोत्कर्ष, है ना, प्रोत्कर्ष टैंक के बिना, है ना, प्रोत्कर्ष टैंक के बिना निम्न शीर्ष जलाशय संयंत्र प्रयुक्त होता है ना। यह विपरीत दिशा में कार्य करता है ना। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रोत्कर्ष, है ना, प्रोत्कर्ष टैंक के बिना निम्न शीर्ष जलाशय संयंत्र प्रयुक्त होती है। यह विपरीत दिशा में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर, है ना, इकोनोमाइजर का काम क्या? इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना है ना। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना है। किस का मतलब काम के लिए किया जाता है ना, किसको गर्म करने के लिए?
तो ये किया जाता है एग्जॉस्ट गैसों में जो भीतर आने वाले पानी को गर्म करने के लिए ना। तापीय पावर प्लांट में कोयले के जलने से है ना दग्ध गैसें, मतलब जैसे SO2 है ना, SO2, CO2 और CO है ना प्राप्त होती है। इन गैसों को इकोनोमाइजर की सहायता से भीतर जाने वाले पानी को प्रदान किया जाता है ना। इन गैसों को इकोनोमाइजर की सहायता से भीतर जाने वाले पानी को प्रदान कर दी जाती है, जिससे पानी पहले ही गर्म होगा बॉयलर में प्रवेश करता है, जिससे प्लांट की दक्षता में वृद्धि होती है ना। कि भाई तापीय पावर प्लांट में कोयले के जलने से जो गैसें निकलती है वो कौन सी होती है? SO2 है ना, SO2, CO2 और O2 है ना, ओ मतलब SO2, CO2 और CO है ना, SO2, CO2 और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो ये गैसें निकलती है, तो इन गैसों को इकोनोमाइजर की सहायता से भीतर जाने वाले पानी को प्रदान की जाती है, जिससे पानी पहले ही गर्म होगा और बॉयलर में प्रवेश करेगा, जिससे क्या प्लांट की दक्षता इफिशियंसी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? कौन सा है? हाइड्रो पावर प्लांट है ऑब्वियसली। हाइड्रो पावर प्लांट पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ईंधन मतलब जैसे कोयला, तेल, यूरेनियम गैस आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। डीजल, कोयला अथवा नाभिकीय संयंत्र में डीजल, कोयला है ना तथा नाभिकीय संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है ना। इन तीनों में होता है, इनमें होता है, उनमें नहीं होता है ना। कि भाई हाइड्रो पावर प्लांट में पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। कौन से ईंधन? कोयला, तेल, यूरेनियम गैस, इनकी आवश्यकता नहीं होती है ना। डीजल, कोयला तथा नाभिकीय संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है ना। डीजल, कोयला तथा नाभिकीय संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है ना। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में है ना, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है ना विद्युत केंद्र। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी मतलब सर्ज टैंक है ना, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक का प्रावधान किया जाता है, जिसकी स्थापना डैम तथा पावर हाउस के बीच उपयुक्त स्थान पर संभवतः विद्युत केंद्र मतलब पावर हाउस के समीप की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी मतलब सर्ज टैंक, बहाव टंकी है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी सर्ज टैंक का प्रावधान किया जाता है, जिसकी स्थापना डैम तथा पावर हाउस के बीच उपयुक्त स्थान पर है ना, डैम तथा पावर हाउस के बीच उपयुक्त स्थान पर संभवतः विद्युत केंद्र मतलब पावर हाउस के समीप की जाती है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक की गति और दाब की स्थिरता बनाए रखने और जलावरोध प्रभाव को कम करने में सहायता होता है ना। सर्ज टैंक पेनस्टॉक की गति और दाब की स्थिरता बनाए रखने और जलावरोध प्रभाव को कम करने में सहायक होता है ना। अगला प्रश्न है, किसी नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है ना। ग्रेफाइट को के रूप में किस चीज में प्रयोग किया जाता है? तो भाई है ना मंदक के रूप में है ना। ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? मंदक के रूप में। किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में है ना। कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर प्रयुक्त होने वाले मंदक सामान्यतः द्रव तथा ठोस प्रकार के होते हैं है ना। रिएक्टर में जो मंदक होते हैं ना वो लिक्विड भी होते हैं और जो सॉलिड भी होते हैं ना, द्रव और ठोस प्रकार के होते हैं। अब कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हल्का पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम, कार्बनिक द्रव और गैसें है ना। तो हो गए ना 5-6 प्रकार के है ना। हल्का पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम है ना, कार्बनिक द्रव और गैसें, ये सब मंदक का काम करते हैं ना। मंदक को एक तरीके शीतक भी कहा जाता है ना। मंदक को शीतक भी कहा जाता है। कौन से रिएक्टर में? द्रव भी होते हैं, ठोस भी होते हैं है ना। मंदक, हल्का पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम, कार्बनिक द्रव और गैसेस है ना। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्र में, अब जनरेशन संयंत्र में क्या किया जाता है? इसकी लागत कम है
है ना। लागत कम है और आरंभिक लागत उच्च होती है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन में परिचालन लागत, जो उसकी परिचालन लागत है वो कम तथा आरंभिक लागत उच्च होती है ना। परिचालन लागत थर्मल, है ना, परिचालन लागत थर्मल प्लांट की सबसे अधिक होती है ना। परिचालन लागत थर्मल प्लांट है ना उसकी सबसे अधिक होती है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन में परिचालन लागत तथा आरंभिक लागत उच्च होती है। परिचालन लागत थर्मल प्लांट की सबसे अधिक होती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, किस प्लांट की प्रचालन लागत सबसे कम पड़ती है ना। किस प्लांट की प्रचालन लागत सबसे कम पड़ती है, तो हाइड्रोलिक्स पावर प्लांट की, है ना। अगला पॉइंट है, पाइप के तेल फुहार की गति है जेट का आदर्श वेग, है ना, पाइप के तेल फुहार की गति है जेट का आदर्श वेग, है ना। अगला पॉइंट है, बॉयलर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है ना। बॉयलर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से थोड़ा अधिक होती है ना। बॉयलर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से थोड़ा अधिक होती है ना। बॉयलर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से थोड़ा अधिक होती है ना। बॉयलर वाटर जो होता है ना उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से थोड़ी अधिक होती है। अगला पॉइंट है, थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितनी होती है, 18 से 24% होती है। अगला पॉइंट है, कोयला का ऊष्मीय मान मुख्यतः निर्भर करता है ना। कोयला का ऊष्मीय मान मुख्यतः निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, राख उपस्थित पर, है ना, उसमें उपस्थित जो राख है ना उस पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, वायु धारा की कुल शक्ति कितनी होती है ना। वायु धारा की कुल शक्ति कितनी होती है, धारा के वेग का क्यूब होती है ना। वायु धारा की कुल शक्ति कितनी होती है ना। वायु धारा की कुल शक्ति कितनी होती है, धारा के वेग के क्यूब होती है ना, धारा के वेग का क्यूब। अगला पॉइंट है, पावर प्लांट में जीवित स्टोरेज का तात्पर्य क्या है ना। दहन के लिए तैयार कोल, है ना। पावर प्लांट में जीवित स्टोरेज का तात्पर्य है कि दहन के लिए तैयार कोल। थर्मल पावर के जनरेटर की गति कितनी होती है, 3000 आरपीएम, है ना। 3000 आरपीएम थर्मल पावर प्लांट की, है ना, जनरेटर की। थर्मल पावर में बॉयलर की कुल दक्षता कितनी है ना। थर्मल पावर में बॉयलर की कुल दक्षता कितनी है, 70 से 80% है ना। बॉयलर की कुल दक्षता कितनी है, 70 से 80% है। अगला पॉइंट है, भाखड़ा नांगल प्लांट में लगी टरबाइन है, पेल्टन व्हील, है ना। भाखड़ा नांगल जो पावर प्लांट है ना, भाखड़ा नांगल जो पावर प्लांट में लगी टरबाइन है, कौन सी है, पेल्टन व्हील, है ना। अगला पॉइंट है, एक 100 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के 1 घंटे में कितने टन कोयले की खपत करेगा, है ना। कि भाई 100 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है ना, 100 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट 1 घंटे में कितने टन की कोयले की खपत करेगा, तो 50 टन कोयले की खपत करेगा, है ना, 50 टन कोयले की खपत करेगा। अगला पॉइंट है, डीजल इंजन के ईंधन को किस दर से अंतक्षेपित किया जाता है ना। डीजल इंजन के ईंधन को किस दर से अंतक्षेपित किया जाता है, तो डीजल इंजन के ईंधन को किस दर से अंतक्षेपित किया जाता है, 90 से लेकर 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 90 से लेकर 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। डीजल इंजन के ईंधन को किस दर पे अंतक्षेपित किया जाता है, 90 से लेकर 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट है, बॉयलर के भाप का दाब कितना होता है ना। बॉयलर के भाप का दाब कितना होता है, 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बॉयलर के भाप का दाब कितना होता है, 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 16 से 35 kg पर सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब है 16 से लेकर 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होता है ना। ये भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, और 16 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में भी हो सकता है।
अगला पॉइंट है कॉकरन बॉयलर का दाब रहता है ना, कॉकरन बॉयलर का दाब कितना रहता है? तो कॉकरन बॉयलर का दाब रहता है 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका? कॉकरन बॉयलर का दाब है ना। अगला पॉइंट है यदि प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल की भांति प्रयुक्त किया जाए तो मॉडरेट डैश होता है ना, यदि प्राकृतिक है ना, यदि प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल की भांति प्रयुक्त किया जाए तो मॉडरेट डैश होता है ना, क्या होता है? भारी जल है ना, मॉडरेट भारी जल होता है ना, कि यदि प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल की भांति प्रयुक्त किया जाए तो मॉडरेट हैवी वाटर होता है ना, तो मॉडरेट भारी जल होता है। अगला पॉइंट है इंडक्शन जनरेटर में एक विशेष पावर के लिए धारा तथा पावर फैक्टर को डैश के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इंडक्शन जनरेटर के पैरामीटर्स। अगला पॉइंट है किस प्लांट में प्रति मेगावाट स्थिर लागत जो कैपिटल कॉस्ट है वो अधिकतम होती है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे अधिकतम होती है, और सबसे कम किस में होती है? हाइड्रो पावर प्लांट में है ना। न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा होती है कैपिटल कॉस्ट। अगला पॉइंट है इकोनोमाइजर का उपयोग डैश को गर्म करने के लिए किया जाता है ना, इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है पावर प्लांट में सामान्यतः किस प्रकार के कंडेंसर प्रयुक्त किए जाते हैं ना, तो सरफेस टाइप के कंडेंसर प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है रेल इंजन में भाप उपजाने वाला बॉयलर प्रयोग किया जाता है, निम्न क्षमता बॉयलर है ना, रेल इंजन में भाप उपजाने वाला बॉयलर प्रयोग किया जाता है, निम्न क्षमता बॉयलर। कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का प्रतिशत कितना होता है ना, कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का प्रतिशत है 57% है ना, कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का प्रतिशत कितना है? 57%। अगला पॉइंट है विद्युत शक्ति के उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग 3% होता है ना, विद्युत शक्ति के उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग 3% होता है ना। और इससे पहले वाला प्रश्न क्या था कि कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का प्रतिशत कितना है? 57% है ना। अगला पॉइंट है बॉयलर में प्रयोग की जाने वाली वायु है ना, डैश होती है, कौन सी होती है? एयर पर हीटेड है ना, वायु पूर्ण तापक होती है ना, एयर पर हीटेड होती है। अगला पॉइंट है लंकाशायर बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता होती है ना, लंकाशायर बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता होती है 10 टन प्रति घंटा है ना, लंकाशायर बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता होती है 10 टन प्रति घंटा। अगला पॉइंट है किस बॉयलर में ईंधन दहन हेतु वायु का प्रवाह प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय दाब पर होता है ना, कि भाई किस बॉयलर में ईंधन दहन हेतु किस बॉयलर में ईंधन दहन हेतु वायु का प्रवाह प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय दाब पर होता है? तो किस बॉयलर का होता है? कॉकरन बॉयलर का ना, कॉकरन बॉयलर का। अगला पॉइंट है स्टीम पावर प्लांट में पानी को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंडेंसर का प्रयोग करते हैं है ना। स्टीम पावर प्लांट में पानी को ठंडा करने के लिए कंडेंसर प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है बॉयलर को दिया गया जल होता है स्टीम दाब से अधिक होता है ना, बॉयलर को दिया गया जल होता है स्टीम दाब से अधिक होता है ना, बॉयलर को दिया गया जल स्टीम दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट है बॉयलर चढ़नार क्या है ना, बॉयलर चढ़नार क्या होता है? सुरक्षित संचालन युक्ति है। बॉयलर की दक्षता बनाई जाती है वाटर फीडिंग डिवाइस है ना, फीड वाटर हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर पर हीटर और एयर सप्लाई डिवाइस है ना। इन सब चीज़ों से बॉयलर की दक्षता बनाई जाती है। किन किन चीज़ों से बॉयलर की दक्षता बनाई जाती है? वाटर है ना, वाटर फीडिंग डिवाइस है ना, वाटर फीडिंग डिवाइस, फीड वाटर हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर पर हीटर, एयर सप्लाई डिवाइस है ना। अगला पॉइंट है विश्व का प्रथम नाभिकीय प्लांट किस देश में कमीशन किया गया था? तो यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर में किया गया था, मतलब सोवियत जो रूस था ना उसमें। अगला पॉइंट है लो हेड तथा हाई डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त जल टरबाइन कौन सा है ना, लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त जल टरबाइन है काप्लान है ना, कैप्लान है ना। अगला पॉइंट है कौन सा प्लांट कोल्ड अवस्था से फुल लोड ऑपरेशन तक आने में न्यूनतम समय लेता है ना, कौन सा प्लांट
कोल्ड अवस्था से फुल लोड ऑपरेशन तक आने में न्यूनतम समय लेता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लेता है। अगला पॉइंट है किस प्लांट का अधिकतम उपयोग है ना, किस प्लांट का अधिकतम उपयोगी जीवन होता है, किसका होता है, हाइड्रो पावर प्लांट का ना। यूजफुल लाइफ किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन का उपयोग बड़े आकार के जनरेटर की कूलिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है ना। हाइड्रोजन का उपयोग बड़े आकार के जनरेटर की कूलिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। अगला पॉइंट है भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग किस प्लांट द्वारा जनरेट किया जाता है ना। भारत में, इंडिया में, है ना, विद्युत ऊर्जा का अधिकतम जो पार्ट है वो किस प्लांट से जनरेट किया जाता है, तो थर्मल पावर प्लांट से, है ना, किससे किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट से। अगला पॉइंट है ज्वार तरंगों पर आधारित भारत का प्रथम प्लांट किस स्थान पर स्थापित होना संभावित है ना। टाइडल वेव्स, है ना। ज्वार तरंगों पर आधारित भारत का प्रथम प्लांट किस स्थान पर स्थापित होना संभावित है ना। तो ज्वार तरंग मतलब टाइडल वेव्स जो आती है ना समुद्र में, उनसे कहाँ पे है प्लांट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या डायमंड हार्बर तथा गंगा सागर, है ना। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या डायमंड हार्बर या तथा गंगा सागर में। अगला पॉइंट है स्टीम टरबाइन, है ना, मतलब स्टीम पावर प्लांट में किस भाग की अधिकतम देखरेख की क्या आवश्यकता होती है, मतलब किस भाग की अधिकतम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है स्टीम पावर प्लांट में, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है पनडुब्बी में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। पनडुब्बी में बैटरी है ना। जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स में बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला पॉइंट है जलयान सामान्यतः द्वारा चलाए जाते हैं, तो जलयान जो होते हैं शिप्स, है ना, शिप्स होते हैं ना, जो अपने शिप में कौन सा इंजन होता है, तो इसमें होता है डीजल इंजन, है ना। शिप में कौन सा इंजन होता है, डीजल इंजन। अगला पॉइंट है बॉयलर के किस भाग में भाप का ताप अधिक होता है ना। बॉयलर के किस भाग में भाप का ताप अधिक होता है, तो सुपर हीटर में, है ना। अगला पॉइंट है डीजल इंजन में ईंधन की दर का निर्धारण होता है ना। डीजल इंजन में ईंधन की दर का निर्धारण होता है, तो C10 संख्या होती है ना। डीजल इंजन में ईंधन की दर का निर्धारण होता है, C10 संख्या होती है। अगला पॉइंट है गैस टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल के सिद्धांत पर करती है। गैस टरबाइन, है ना, ब्रेटन साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करती है ना। गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है खुले साइकिल गैस टरबाइन की महत्तम दक्षता कितनी है ना। खुले साइकिल मतलब ओपन साइकिल गैस टरबाइन की महत्तम, है ना, लीस्ट, है ना, महत्तम दक्षता कितनी है, 39% है ना। अगला पॉइंट है गैस टरबाइन का भाग जो अधिक शक्ति देता है कौन सा है, बर्नर अधिक शक्ति देता है। अगला पॉइंट है डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 14 से 22 होता है ना। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 14 से 22 होता है। और इससे पहले वाला पॉइंट क्या था कि गैस टरबाइन का भाग जो अधिक शक्ति देता है वो होता है बर्नर, है ना। अगला पॉइंट है डीजल तेल का ऊष्मीय मान क्या होता है। डीजल तेल का ऊष्मीय मान होता है 9500 से लेकर, है ना, 9500 से लेकर 1100 के केल्विन, मतलब केल्विन प्रति केजी तक होता है ना। के, है ना, 9500 से लेकर, है ना, 9500 से लेकर 1100 के कैलोरी प्रति केजी होता है। के है मतलब 1000, है ना। डीजल इंजन का ऊष्मीय मान 9500 से लेकर, मतलब 9500 से लेकर 1100 कैलोरी प्रति केजी, है ना। अगला पॉइंट है पावर प्लांट में प्रयुक्त कोयला कौन सा होता है, स्टीम कोयल होता है, स्टीम कोल। कोयले का ऊष्मीय मान कितना होना चाहिए, 5000 से 6500 के कैलोरी प्रति केजी, है ना। कोयले का ऊष्मीय मान, है ना, कोयले का। डीजल इंजन का तो बता दिया 9500 से लेकर 1100 के कैलोरी प्रति केजी, और कोयले का ऊष्मीय मान होता है 5000 से लेकर 6500 के कैलोरी प्रति केजी, है ना।
दोनों में के है ना बाद में। अगला पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट किस चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट है ना रेकिन साइकिल किस चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है ना। थर्मल पावर प्लांट किस चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है रेकिन साइकिल के सिद्धांत पर है ना। थर्मल पावर प्लांट किस चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। रेकिन साइकिल चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है जब तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तब इससे है ना जब तीनों फेज है ना जब तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तब इससे शून्य धारा उत्पन्न होती है ना। जब तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तब इससे है ना जीरो करंट उत्पन्न होती है ना, शून्य धारा। अगला पॉइंट है भारत में विद्युत ऊर्जा का न्यूनतम भाग किस प्लांट द्वारा सप्लाई होता है ना। भारत में विद्युत ऊर्जा का न्यूनतम भाग किस प्लांट द्वारा सप्लाई होता है ना। भारत में विद्युत ऊर्जा का है ना भारत में विद्युत ऊर्जा का न्यूनतम भाग किस प्लांट द्वारा सप्लाई होता है। तो गैस टरबाइन प्लांट द्वारा ना। भारत में विद्युत ऊर्जा का न्यूनतम भाग किस प्लांट द्वारा सप्लाई होता है, गैस टरबाइन प्लांट। अगला पॉइंट है रिएक्टर्स के प्रयोग से सर्किट ब्रेकर्स प्रयुक्त किए जा सकते हैं कम रेटिंग के ना। रिएक्टर के प्रयोग से सर्किट ब्रेकर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, कम रेटिंग के सर्किट ब्रेकर्स प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है सिस्टम पर शॉर्ट सर्किट का क्या प्रभाव होता है। सिस्टम में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है जिससे हमारे जो सारे उपकरण हैं वो जल जाते हैं ना। अगला पॉइंट है बॉल मिल द्वारा कोयला है ना। बॉल मिल द्वारा कोयला पुलवेराइज किया जाता है ना। पुलवेराइज किया जाता है किसके द्वारा, बॉल मिल द्वारा कोयला पुलवेराइज किया जाता है। अगला पॉइंट है समान परमाणु संख्या समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं ना। जिनका मतलब परमाणु संख्या समान है और जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है तो इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं है ना। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थ आइसोटोप कहलाते हैं। अगला पॉइंट है भारत में ज्वार से ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है, गुजरात में ना। भारत में ज्वार से ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है, गुजरात में। अगला पॉइंट है उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। उपग्रहों में वही सोलर सेल है ना, सोलर पैनल से यूज करते हैं, सोलर सेल यूज करते हैं। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो सिलिकॉन है। अगला पॉइंट है गामा किरणें उच्च ऊर्जा कम तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना। उच्च ऊर्जा कम तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, गामा किरणें। पानी का क्रांतिक दाब क्या होता है, 213.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। पानी का क्रांतिक दाब होता है 213.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। पानी का क्रांतिक दाब होता है 213.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगला पॉइंट है शीतलक के रूप में अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन का दाब होगा 0.035 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। शीतलक में है ना, शीतलक के रूप में अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन का दाब होगा 0.035 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। शीतलक के रूप में अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन का दाब होगा 0.035 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। शीतलक के रूप में अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन का दाब होगा 0.035 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट है नाभिकीय पावर प्लांट में प्रयुक्त रेडिएटर का आकार होता है क्या आकार होता है रेडिएटर का, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये होता है घन सिलेंड्रिकल है ना, घन सिलेंड्रिकल होता है। अगला पॉइंट है प्रतिघात जनरेटर उपयुक्त है ना। प्रतिघात जनरेटर उपयुक्त है किसके लिए, कैपेसिटिव लोड के लिए ना। प्रतिघात जनरेटर उपयुक्त है किसके लिए, कैपेसिटिव लोड के लिए। अगला पॉइंट है डीजल इंजन पावर प्लांट होते हैं कैपेसिटिव लोड के लिए है ना। प्रतिघात जनरेटर उपयुक्त है कैपेसिटिव लोड के लिए, डीजल इंजन पावर प्लांट भी होते हैं कैपेसिटिव लोड के लिए। अगला पॉइंट है गैस टरबाइन का संपीड़न कितना होता है, 5 से 7 होता है।
ना गैस टरबाइन का संपीड़न 5 से 7 होता है। अगला पॉइंट है समान उच्च दाब और ऊष्मा देने वाली साइकिल वापटन साइकिल कहलाती है ना। समान उच्च दाब और ऊष्मा देने वाली साइकिल है ना, समान उच्च दाब और ऊष्मा देने वाली साइकिल वापटन साइकिल कहलाती है। अगला पॉइंट है सौर सेल बना होता है सिलिकॉन का। धातु का वह ताप जिस पर सुपर चालकता प्राप्त होती है परम शून्य ताप कहलाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ड्यूटेरियम का उपयोग क्या होता है, मंदक या मॉडरेटर के रूप में होता है। ना ड्यूटेरियम का मंदक के रूप में होता है। ड्यूटेरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ना। अगला पॉइंट है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हेतु स्थल चयन हेतु आवश्यक है ना। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हेतु स्थल चयन हेतु आवश्यक है ना, पर्याप्त जल की उपलब्धता है ना। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हेतु स्थल चयन हेतु आवश्यक है, पर्याप्त जल की आवश्यकता। अगला पॉइंट है जल विद्युत संयंत्र में प्रवेश प्रणाली से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग क्या कहता है, पेनस्टॉक कहलाता है ना। जल विद्युत संयंत्र में प्रवेश प्रणाली से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग पेनस्टॉक कहलाता है। अगला पॉइंट है इम्पल्सन है ना। इम्पल्स टरबाइन में आवश्यक क्या है ना, इम्पल्स टरबाइन में आवश्यक है उच्च जल शीर्ष पानी की कम मात्रा है ना, उच्च जल शीर्ष पानी की कम मात्रा। अगला पॉइंट है रिएक्शन टरबाइन में आवश्यक क्या है, कम जल शीर्ष और उच्च जल की प्रवाह है ना। भाई इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन दो टरबाइन आ गए। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या है, उच्च जल शीर्ष है ना। इम्पल्स टरबाइन में उच्च जल शीर्ष और पानी की कम मात्रा है इम्पल्स में है ना। इम्पल्स टरबाइन में क्या आवश्यक, उच्च जल शीर्ष मतलब उच्च जल शीर्ष मतलब ऊंचा होना चाहिए जल के गिरने का ना पॉइंट, उच्च जल शीर्ष और पानी की कम मात्रा। और रिएक्शन टरबाइन में आवश्यक क्या है, कम जल शीर्ष और उच्च जल प्रवाह है ना, उच्च जल की प्रवाह। अगला पॉइंट है दग्ध गैसों के रूप में व्यर्थ की जाने वाली ऊष्मा को पुनः तापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, इकोनोमाइजर है ना। अगला पॉइंट है ऐसे स्थान जहाँ कोयला पानी उचित मात्रा में उपलब्ध न हो के लिए उपयुक्त शक्ति संयंत्र क्या है, डीजल प्लांट है ना। ऐसे स्थान जहाँ कोयला पानी उचित मात्रा में उपलब्ध न हो के लिए उपयुक्त शक्ति संयंत्र कौन सा है, डीजल प्लांट। अगला पॉइंट है डीजल प्लांट के लाभ क्या है, डिजाइन एवं प्रतिष्ठापन सुगम एवं शीतलन हेतु पानी की कम मात्रा की आवश्यकता है ना। डीजल प्लांट के जो काम है ना, डीजल प्लांट के लाभ क्या है कि भाई डिजाइन एवं इसका जो प्रतिष्ठापन है सुगम है, शीतलन हेतु पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयुक्त न किया जाने वाला ईंधन रेडियम है ना। परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयुक्त न किया जाने वाला ईंधन कौन सा है, रेडियम है ना। परमाणु शक्ति केंद्र में प्रयुक्त न किया जाने वाला ईंधन रेडियम। अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है ना, मॉडरेट कौन सा, मॉडरेटर कहलाता है। मॉडरेटर में कौन सा, मॉडरेटर में ग्रेफाइट हो गया, भारी पानी हो गया, बेरिलियम हो गया। किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में ना। एक बार रिपीट करता हूँ कि भाई जो नाभिकीय रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है उसको कहते हैं मॉडरेटर है ना। मॉडरेटर में कौन से यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट, भारी जल है ना, और बेरियम आदि है ना। अगला पॉइंट है रिएक्टर में उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने हेतु प्रयुक्त युक्ति कौन सी है, विकिरण शील्ड है ना। रिएक्टर में उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने हेतु प्रयुक्त युक्ति कौन सी है, विकिरण शील्ड है ना, विकिरण शील्ड। अगला पॉइंट है क्वेड किसका मात्रक है ना, क्वेड किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। अगला पॉइंट है एक बैरल होता है, एक बैरल में कितना होता है, 0.16 मीटर क्यूब है ना। एक बैरल होता है 0.16 मीटर क्यूब। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा का आउटपुट होता है, कितना होता है सोलर ऊर्जा का है ना। सोलर ऊर्जा का आउटपुट कितना होता है, 1 वॉट है ना। एक सोलर बैटरी की वोल्टता होती है, कितनी होती है, 0.5 वोल्ट है ना। एक सोलर बैटरी की वोल्टता होती है 0.5 वोल्ट।
अगला पॉइंट है डीजल इंजन की पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है ना। डीजल इंजन की पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है, तो कॉपर की बनी होती है ना। डीजल इंजन की पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। किस इंजन की वायु ईंधन अनुपात सबसे उच्च होती है ना। किस ईंधन की वायु ईंधन अनुपात सबसे उच्च होती है, तो पेट्रोल इंजन की है ना। किस ईंधन की किस इंजन की है ना। किस इंजन की वायु ईंधन अनुपात सबसे उच्च होती है, तो पेट्रोल इंजन की ना। किस इंजन की वायु ईंधन अनुपात सबसे उच्च होती है, पेट्रोल इंजन की, है ना। जो इससे पहले वाला प्रश्न क्या था कि डीजल इंजन की जो पिस्टन रिंग है ना, वो किस धातु की बनी होती है, तो कॉपर की बनी होती है ना। कि भाई जो डीजल इंजन की पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है, कॉपर की होती है। अगला पॉइंट है डीजल इंजन की सुपर चार्जिंग के लिए वायु प्रवाहित की जाती है अंतःक्षेपण द्वारा ना। डीजल इंजन की सुपर चार्जिंग के लिए वायु प्रवाहित की जाती है अंतःक्षेपण द्वारा ना। किस स्थिति में स्नेहक तेल का तापमान निम्न होगा ना। किस स्थिति में स्नेहक तेल का तापमान निम्न होगा, पोर्ट बिंदु के, है ना, पोर्ट बिंदु की स्थिति में ना। अगला पॉइंट है पिस्टन के किस भाग का तापमान महत्तम होता है, उच्च भाग में, है ना। पिस्टन के किस भाग का तापमान महत्तम होता है, उच्च भाग में। डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7, है ना। डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 होती है। अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में प्राय होता है ना। नाभिकीय रिएक्टर में प्राय होता है, क्या होता है, फ्यूजन 10 फिजन, है ना। फ्यूजन एंड 10 फिजन। अगला पॉइंट है गैस टरबाइन उपयुक्त है बेस लोड प्रक्रिया के लिए ना। गैस टरबाइन उपयुक्त है गैस लोड प्रक्रिया के लिए। अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में निर्मित शील्ड के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, स्टील। भार वक्र से ज्ञात किया जा सकता है किसी निश्चित समय से उत्पादित ऊर्जा ना। भार वक्र जो भार वक्र है से क्या ज्ञात किया जा सकता है, किसी निश्चित समय से उत्पादित ऊर्जा। अगला पॉइंट है भार गुणक का मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है ना। भार गुणक का मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है, मतलब ये है ना, सस्ती उपलब्ध होती है। और जो नाभिकीय रिएक्टर में निर्मित शील्ड के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है ना। नाभिकीय रिएक्टर में निर्मित शील्ड के लिए उपयुक्त पदार्थ स्टील है ना। अगला पॉइंट है विद्युत शक्ति संयंत्रों में परस्पर इंटरकनेक्टेड करने पर भार गुणक बढ़ जाता है ना। उपभोक्ता का भार, है ना। उपभोक्ता का भार प्राय क्या किस में मापा जाता है, तो किलोवाट में मापा जाता है ना, KW में। अगला पॉइंट है एक शक्ति संयंत्र किसी नगर को विद्युत सप्लाई करता है ना। एक शक्ति संयंत्र किसी नगर को विद्युत सप्लाई करता है, किस ऋतु में संयंत्र पर अधिक भार होगा, है ना। कि भाई एक शक्ति पावर स्टेशन है ना, किसी नगर को, है ना, कोई भी नगर, है ना, किसी नगर को विद्युत सप्लाई करता है, तो किस ऋतु में संयंत्र पर अधिकतम भार होगा, तो अधिकतम लाइट कब यूज होगी, गर्मियों में, तो ग्रीष्म, है ना, ग्रीष्म में सबसे अधिक भार होगा। अगला पॉइंट है एक प्रतिष्ठान पर आधार भार मतलब बेस लोड तथा अधिकतम मांग समान है, एक, है ना। एक प्रतिष्ठान का, है ना, एक प्रतिष्ठान का आधार भार तथा अधिकतम मांग समान है, एक, है ना। एक प्रतिष्ठान का आधार भार तथा अधिकतम मांग समान है, एक का, है ना। एक प्रतिष्ठान का आधार भार मतलब बेस लोड तथा अधिकतम मांग समान है, एक का। अगला पॉइंट है किस घरेलू उपकरण की शक्ति क्षमता पावर रेटिंग उच्चतम होती है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस की, है ना। किस घरेलू उपकरण की शक्ति क्षमता पावर रेटिंग उच्चतम होती है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस की, इलेक्ट्रिक आयरन की, है ना। घरेलू उपकरण किसकी शक्ति क्षमता पावर रेटिंग उच्चतम होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस की, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन की। अगला पॉइंट है किस उपकरण के कारण भार परिवर्तित होता है, सीलिंग फैन के द्वारा। किस संयंत्र का भार गुणक 100% होना संभव नहीं है, पीक लोड संयंत्र का।
अगला पॉइंट है भाप शक्ति संयंत्रों की दक्षता उच्चतम कब होगी, है ना। भाप शक्ति संयंत्रों की दक्षता उच्चतम कब होगी, लगभग पूर्ण भार पर, है ना। भाप शक्ति संयंत्रों की दक्षता उच्चतम कब होगी, लगभग पूर्ण भार पर। अगला पॉइंट है किस उपकरण का भार, है ना, किस उपकरण का भार निम्नतम होगा। विद्युत शेविंग मशीन का जो भार है ना वो निम्नतम होगा ना। किस उपकरण का भार निम्नतम होगा, तो भाई विद्युत शेविंग मशीन का निम्नतम होगा। अगला पॉइंट है किस संयंत्र का कार्यकाल अधिकतम होगा, तो जल विद्युत का कार्य का ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, जल विद्युत का, वाटर मतलब जो है ना जल और विद्युत का कार्यकाल अधिकतम होता है। अगला पॉइंट है उच्च शक्ति मतलब 100 मेगावाट से ऊपर जनरेटर के लिए जो प्राय प्रयुक्त शीतलन की विधि क्या है, हाइड्रोजन युक्त की जाती है ना। शीतलन की विधि में हाइड्रोजन उपयोग की जाती है, हाइड्रोजन उपयोग की जाती है उच्च शक्ति 100 मेगावाट से ऊपर के जनरेटर में, है ना। अगला पॉइंट है थ्री फेज 100 मेगावाट के लिए उपयुक्त, थ्री फेज 100 मेगावाट के लिए अनुपयुक्त प्लांट कौन सा है ना। उपयोग नहीं है, अनुपयुक्त है ना। थ्री फेज 100 मेगावाट के लिए अनुपयुक्त प्लांट है नाभिकीय पावर स्टेशन, है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला पॉइंट है किस प्लांट को प्रारंभ में, है ना, किस प्लांट को प्रारंभ से पूर्ण लोड तक आने में सबसे कम समय लगता है ना। किस प्लांट को, है ना, किस प्लांट को प्रारंभ से पूर्ण लोड तक आने में सबसे कम समय लगता है, तो हाइड्रो टरबाइन को, है ना। पूर्ण लोड तक आने में सबसे कम समय लगता है, प्रारंभ से पूर्ण लोड तक आने में सबसे कम समय किस प्लांट को लगता है, हाइड्रो टरबाइन को। अगला पॉइंट है वायु किस प्लांट के लिए क्रियाकारी पदार्थ नहीं है, तो बंद साइकिल गैस टरबाइन के लिए, ना, मतलब क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के लिए वायु किस प्लांट के लिए कार्यकारी पदार्थ नहीं है, तो बंद साइकिल गैस टरबाइन के लिए। अगला पॉइंट है अधिकतम भार ज्ञात किया जा सकता है कैसे, संबंध भार इंटू, है ना, संबंध भार इंटू डीएफ मतलब नानत्व गुण, है ना। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में उत्पादित विद्युत शक्ति का अधिकतम भाग किस प्रकार के संयंत्र द्वारा उत्पन्न होता है ना। भारत देश में सबसे ज़्यादा विद्युत शक्ति का अधिक भाग किस प्रकार के संयंत्र से उत्पन्न होता है, तो ये होता है थर्मल पावर स्टेशन से, है ना, थर्मल शक्ति संयंत्र से। अगला पॉइंट है भारत में उत्पादित विद्युत शक्ति का न्यूनतम भाग उत्पन्न करने वाले संयंत्र कौन से, गैस टरबाइन प्लांट। अगला पॉइंट है किस प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या उच्चतम होती है ना। किस प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या उच्चतम होती है, तो जल विद्युत प्रत्यावर्तक में, है ना। किस प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या उच्चतम होती है, तो जल विद्युत प्रत्यावर्तक में, है ना। अगला पॉइंट है लोड शेडिंग की विधि, है ना। लोड शेडिंग की विधि से क्या कम करते हैं कि भाई आवृत्ति में कम करना, ना। लोड शेडिंग की विधि से आवृत्ति में कमी करना, है ना। अगला पॉइंट है एक शक्ति केंद्र की दक्षता लो है, इसका संभावित कारण क्या है ना। एक शक्ति केंद्र की दक्षता लो है, इसका संभावित कारण है परिवर्तित भार, है ना, परिवर्तित भार। अगला पॉइंट है तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है, तापायनिक परिवर्तक, है ना, थर्मोनिक कन्वर्टर, है ना, तापायनिक परिवर्तक। तापायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण है तापायनिक परिवर्तक, है ना। अगला पॉइंट है शक्ति संयंत्र जो निश्चित तथा स्थिर भार की पूर्ति के लिए, है ना, प्रयुक्त किए जाते हैं ना। शक्ति संयंत्र जो निश्चित तथा स्थिर भार की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आधार भार केंद्र, है ना। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है, ना, न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, कहाँ पे नहीं है, दिल्ली में नहीं है। सॉरी,
भारतवर्ष के किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है। अगला पॉइंट है, पावर फैक्टर सामान्यतः किस कारण से निम्न नहीं होता? तो किस कारण से निम्न नहीं होता पावर फैक्टर, है ना? पावर फैक्टर निम्न किस कारण से नहीं होता? इनकैंडेसेंट लैंप में पावर फैक्टर निम्न नहीं होता ना, इनकैंडेसेंट लैंप में नहीं होता। अगला पॉइंट है, किसी सर्किट को स्विच ऑफ करने पर स्पार्क उत्पन्न होता है। अर्थात मतलब किसी सर्किट को स्विच ऑफ करने पर स्पार्क उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है कि परिपथ में उच्च क्या है? उच्च क्या? इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस की वजह से स्पार्क होता है ना? किसी सर्किट को स्विच ऑफ, है ना, किसी सर्किट को स्विच ऑफ करने पर स्पार्क उत्पन्न होता है ना, स्विच ऑफ करने पर स्पार्क उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है कि परिपथ में उच्च इंडक्टेंस है ना। अगला पॉइंट है, संयंत्र गुणक का मान सदैव कितना होता है? संयंत्र गुणक का मान सदैव 0.5 होता है ना, 0.5 होता है। किसी संयंत्र की उपयोगिता गुणांक के लिए सूत्र क्या है? विद्युत संयंत्र निर्धारित क्षमता बटे विद्युत संयंत्र पर अधिकतम मांग, है ना। किसी संयंत्र की उपयोगिता गुणांक के लिए सूत्र क्या है? विद्युत संयंत्र निर्धारित क्षमता अपॉन विद्युत संयंत्र पर अधिकतम मांग। अगला पॉइंट है, आंतरिक दहन इंजन में पिस्टन रिंग का कार्य क्या है ना? पिस्टन से सिलेंडर को ऊष्मा प्रेषित करना, है ना। आंतरिक दहन इंजन में, है ना, आंतरिक दहन इंजन में पिस्टन रिंग का कार्य क्या है? पिस्टन से, है ना, पिस्टन से सिलेंडर को ऊष्मा प्रेषित करना, है ना। अगला पॉइंट है, डीजल इंजन द्वारा अवशोषित न्यूनतम प्रति 13 HP होगा ना। डीजल इंजन द्वारा अवशोषित न्यूनतम प्रति 13 HP होगा। 2 स्ट्रोक यांत्रिक अंतःक्षेपण पंप स्क्वे वेविंग, है ना, स्क्वे वेविंग, है ना। 2 स्ट्रोक यांत्रिक अंतःक्षेपण पंप स्क्वे वेविंग, है ना। डीजल इंजन द्वारा अवशोषित न्यूनतम प्रति 13 HP होगा। 2 स्ट्रोक यांत्रिक अंतःक्षेपण पंप स्क्वे वेविंग। अगला पॉइंट है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है ना, भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर, है ना। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। पोलराइज्ड कोयला, है ना, है छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला, है ना, पोलराइज्ड कोयला कहलाता है। शक्ति संयंत्रों में बाहर से बॉयलर तक कोयला बेल्ट कन्वेयर द्वारा ना, कन्वेयर बेल्ट जो होती है ना, उन किसके द्वारा ले जाया जाता है ना। शक्ति संयंत्रों में शक्ति संयंत्र में भंडार से, ना, भंडार से बॉयलर तक कोयला कन्वेयर बेल्ट जो होती है ना, उससे ले जाया जाता है। अगला पॉइंट है, डाइवर्सिटी फैक्टर ज्ञात होने से डैश का निर्धारण किया जाता है। तो प्लांट की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। विद्युत उत्पादन का मूल्य कम रखने के लिए लोड फैक्टर कम तथा डाइवर्सिटी फैक्टर उच्च होना चाहिए ना। विद्युत उत्पादन का मूल्य कम रखने के लिए लोड फैक्टर कम तथा डाइवर्सिटी फैक्टर उच्च होना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी 0 है तब प्लांट का लोड फैक्टर कितना होगा ना। प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी 0 है तो प्लांट का लोड कितना होगा? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर होगा ना। आकाशीय विद्युत मतलब लाइटनिंग के कारण अधिक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए कौन सा डिवाइस है ना? हॉर्न गैप्स या रोड गैप्स ना, हॉर्न गैप्स या रोड गैप्स, है ना। और पावर प्लांट में क्या होता है? लाइटिंग अरेस्टर होता है ना, इस चीज के लिए। अगला पॉइंट है, लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है ना। लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि क्या है? लोड स्विच ऑफ करना। दैनिक लोड ग्राफ में वक्र के नीचे के भाग के क्षेत्रफल को 24 से भाग देने पर प्राप्त होता है, औसत लोड प्राप्त होता है ना। 24 घंटे से भाग देंगे तो औसत लोड प्राप्त हो जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है। डीजल पावर प्लांट का उपयोग सामान्यतः डैश की भांति किया जाता है। तो पीक लोड स्टेशन की भांति किया जाता है ना। डीजल पावर प्लांट का उपयोग सामान्यतः डैश की भांति किया जाता है, तो पीक लोड स्टेशन की भांति किया जाता है। अगला पॉइंट है, इकोनॉमी की दृष्टि से, है ना, इकोनॉमी की दृष्टि से पावर ट्रांसमिशन की वोल्टेज क्या होनी? उच्च होनी चाहिए ना। उच्च वोल्टेज पे ही ना पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ना। अगला पॉइंट है,
मोर इफिशिएंट वाले प्लांट्स को डैश के समान प्रयुक्त किया जाता है ना। अधिक दक्षता वाले प्लांट मतलब मोर इफिशिएंट वाले प्लांट को डैश के समान प्रयुक्त किया जाता है तो बेस लोड स्टेशन है ना, बेस लोड स्टेशन या पीक लोड स्टेशन के समान प्रयुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है एक इंटर कनेक्टेड ग्रिड प्रणाली में संपूर्ण सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, बढ़ता है ना। अगला पॉइंट है डिमांड फैक्टर मतलब मांग गुणांक है ना, डिमांड फैक्टर या मांग गुणांक 1 से कम होता है। अगला पॉइंट है ट्रांसमिशन लाइन में यदि रिसीविंग सिरे पर लोड अचानक स्विच ऑफ कर दिया जाए तब फेज शिफ्ट शून्य हो जाएगा ना। ट्रांसमिशन लाइन में यदि रिसीविंग सिरे पर लोड अचानक स्विच कर दिया जाए है ना, लोड अचानक स्विच कर दिया जाए तब फेज शिफ्ट क्या होगा, शून्य हो जाएगा ना। अगला पॉइंट है किस उपभोक्ता के संस्थान द्वारा पीक लोड प्रदान किया जाता है ना, आर्क फर्नेस है ना। किस उपभोक्ता के संस्थान द्वारा पीक लोड प्रदान किया जाता है तो आर्क फर्नेस के द्वारा ना। अगला पॉइंट है किस प्लांट की स्थिर लागत सबसे अधिक होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की है ना। किस प्लांट की स्थिर लागत मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सबसे अधिक होती है ना, है ना। स्थिर लागत पूछी है ना, किस प्लांट की स्थिर लागत सबसे अधिक होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की। किस प्लांट का प्रचालन मूल्य मतलब ऑपरेटिंग, ये वो पहले वाला था फिक्स्ड कॉस्ट है ना, किस प्लांट की स्थिर लागत मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सबसे अधिक होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की है ना। और किस प्लांट का ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना सबसे अधिक होती है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब ये क्यों होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट में पहले जल को इकट्ठा करना पड़ता है, बांध बैराज बनाना पड़ता है तो उसमें बहुत पैसा लगता है तो उस वजह से है ना। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें यूरेनियम चाहिए है ना, और बहुत सारा उसका प्रोसेस होता है तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है ना। अगला पॉइंट है ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के दोनों सिरों पर फेज वोल्टेज में अंतर का कारण क्या है, लाइन की रिएक्टेंस है ना। किसी सर्किट द्वारा जितनी कम मतलब किसी सर्किट द्वारा जितनी कम रिएक्टिव पश्चगामी पावर ली जाती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, उतना ही अधिक उच्चतम होता है ना। किसी सर्किट द्वारा जितनी कम रिएक्टिव पश्चगामी पावर मतलब रिएक्टिव लैगिंग पावर ली जाती है तो उसका पावर फैक्टर उतना ही अधिक उत्तम होता है ना। अगला पॉइंट है पावर फैक्टर संशोधन के लिए प्रयुक्त उपकरण सदा किसके समीप स्थापित किए जाते हैं ना। पावर फैक्टर संशोधन के लिए प्रयुक्त उपकरण सदा किसके समीप स्थापित किए जाते हैं ना। पावर फैक्टर संशोधन के लिए प्रयुक्त उपकरण सदा किसके समीप स्थापित किए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर के है ना। पावर फैक्टर संशोधन के लिए प्रयुक्त उपकरण सदा किसके समीप स्थापित किए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर के समीप स्थापित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है तो रैंकिन चक्र के आधार पर है, रैंकिन चक्र के आधार पर ना। शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है, रैंकिन चक्र के आधार पर होता है। अगला पॉइंट है सुपर हीटर में बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क रखना ना। सुपर हीटर का मतलब बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क रखने का कार्य है। अगला पॉइंट है भारत में स्थापित टरबाइन की अधिकतम क्षमता क्या है, 750 मेगावाट है ना। स्थापित टरबाइन की अधिकतम क्षमता 750 मेगावाट भारत में ना। अगला पॉइंट है किस प्रकार के कोयले में राख का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, किस प्रकार के कोयले में राख जो निकलती है ना, राख का प्रतिशत सबसे अधिक होता है तो लिग्नाइट में होता है, लिग्नाइट कोयले में है ना। अगला पॉइंट है कोयले में राख कम करने के लिए कोयले को पोलराइज्ड किया जाता है ना, उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे भागों में ना, पोलराइज्ड। जल के निम्न शीर्ष एवं उच्च डिस्चार्ज के लिए निम्न शीर्ष और उच्च डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त टरबाइन है ना, कैप्लान टरबाइन है ना। जल के निम्न शीर्ष एवं उच्च डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त टरबाइन है कैप्लान टरबाइन है ना। अगला पॉइंट है भारतीय रेल में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की दक्षता होती है 2000 से 2500 HP होती है ना। भारतीय रेल में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की क्षमता होती है, कितनी होती है, भारतीय रेल में डीजल लोकोमोटिव होते हैं ना उसकी दक्षता कितनी होती है 2000 से 2500 HP है ना। अगला पॉइंट है एक निर्दिष्ट तापक्रम सीमा में किस इंजन की दक्षता उत्तम होगी है ना,
कॉर्नेट चक्र में, है ना। अगला पॉइंट है एक स्पार्क प्लग युक्त डीजल, है ना, एक स्पार्क प्लग युक्त एक स्पार्क प्लग युक्त इंजन, डीजल इंजन नहीं हो सकता, है ना। एक स्पार्क प्लग युक्त इंजन, है ना, स्पार्क प्लग युक्त जो इंजन होता है ना, वो डीजल इंजन नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है ताप शक्ति संयंत्र में टरबाइन से निकली भाप को कंडेंसर में शीतल करने के लिए जल का उपयोग होता है। समुद्री ज्वार से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत स्थितिज ऊर्जा है ना। अच्छे कोयले का औसत ऊष्मीय मान कितना होता है? 6400 से लेकर 7000 कैलोरी प्रति केजी, है ना। अच्छे कोयले का औसत ऊष्मीय मान 6400 से लेकर 7000 कैलोरी प्रति केजी। यूरेनियम का ऊष्मीय मान क्या होता है? 2 × 10⁻10 कैलोरी प्रति केजी, है ना। के है ना, के का ध्यान रखें, 2 × 10⁻10 कैलोरी प्रति केजी, है ना, यूरेनियम का ऊष्मीय मान, है ना, 2 × 10⁻10 कैलोरी प्रति केजी। अगला पॉइंट है निम्न शीर्ष प्लांट में जल शीर्ष कितना होता है? 45 मीटर तक होता है ना। निम्न शीर्ष प्लांट में जल शीर्ष होता है 45 मीटर तक, है ना। अगला पॉइंट है एक डीजल पावर स्टेशन में 0.25 kg प्रति kWh ईंधन व्यय होता है यदि तेल का ऊष्मीय मान, है ना, यदि तेल का ऊष्मीय मान 10,000 कैलोरी प्रति kg हो, तब शक्ति केंद्र की सर्वांग दक्षता कितनी होगी? 34.4% होगी। परमाणु के शक्ति केंद्र में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? यूरेनियम 235 होता है ना, यूरेनियम 235। अगला पॉइंट है 1 किलोग्राम यूरेनियम में विघटन से उत्पन्न ऊष्मा लगभग कितनी होती है ना। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विघटन से उत्पन्न ऊष्मा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 25 × 10⁻6 किलोवाट, है ना। 25 × 10⁻6 किलोवाट, जिसको कह सकते हैं जूल में 8.19, है ना, 8.19, है ना, 8.19 × 10⁻10 जूल, है ना। किलोवाट में 25 × 10⁻6 किलोवाट और जूल में 8.19 × 10⁻10 जूल। अगला पॉइंट है 1 किलोग्राम यूरेनियम के विघटन से प्राप्त ऊर्जा अच्छे ग्रेड के कोयले कितने भार दहन से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य है? मतलब दोनों का इक्वल कितना है ना। अगर जैसे कितना कोयला अपन यूज करें तो यूरेनियम के, है ना, 1 किलो के जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है विघटन से 1 किलो में ऊर्जा, वो बराबर होगा। तो कोयले की कितनी रिक्वायरमेंट आवश्यकता है? कोयले की 2500 मीट्रिक टन, है ना। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विघटन से प्राप्त ऊर्जा अच्छे ग्रेड के कोयले कितने भार दहन से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य है? तो 2500 मीट्रिक टन। अगला पॉइंट है m किलोग्राम द्रव्यमान के नाभिकीय विघटन से प्राप्त ऊर्जा क्या होगी? कि भाई m किलोग्राम द्रव्यमान के नाभिकीय विघटन से प्राप्त ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो 1/2 mc², है ना, 1/2 mc², किसमें? जूल में, 1/2 mc² जूल में। अगला पॉइंट है विद्युत सप्लाई से संयोजित संपूर्ण उपकरणों की सतत रेटिंग के योग को कहते हैं उच्चतम मांग कहते हैं। अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार के अनुपात को क्या कहा जाता है ना? अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार के अनुपात को कहा जाता है तो मांग गुणांक कहते हैं ना, डिमांड फैक्टर, है ना। अगला पॉइंट है वह ऊर्जा का प्रभार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या है? kWh मीटर, है ना। वह ऊर्जा का प्रभार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या है? kWh मीटर, है ना। वह ऊर्जा का प्रभार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या है? kWh मीटर। अगला पॉइंट है भार गुणक, मतलब लोड फैक्टर का अधिकतम मांग होता है। लोड फैक्टर का अधिकतम मांग होती है 1 होती है ना। लोड फैक्टर का अधिकतम मांग 1 होती है। अगला पॉइंट है वह ऊर्जा का प्रभार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या है? वॉट मीटर, है ना। वह ऊर्जा का प्रभार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर है वॉट मीटर। अगला पॉइंट है डीजल शक्ति संयंत्र का अनुमानित कार्यकाल, उसकी लाइफ कितनी होती है? 50 वर्ष होती है ना। डीजल शक्ति संयंत्र का अनुमानित कार्यकाल कितना है? 50 वर्ष है।
सामान्यतः शक्ति संयंत्रों में विद्युत शक्ति जनन की वोल्टता क्या है, मतलब कितने वोल्ट पे जनरेशन किया जाता है, तो 11 केवी है ना, सामान्य है ना, सामान्य शक्ति संयंत्रों में विद्युत शक्ति जनन की वोल्टता 11 केवी है ना। मनुष्य के लिए घात धारा है ना, घातक धारा कितनी है, मनुष्य के लिए घातक धारा है 100 मिली एम्पियर है ना, मनुष्य के लिए घातक धारा 100 मिली एम्पियर। अगला पॉइंट है विद्युत धारा की अधिकतम मात्रा जो मनुष्य को शरीर में हानि नहीं पहुंचाती है ना, कि भाई विद्युत धारा की अधिकतम मात्रा है ना जो मनुष्य के को शरीर में हानि नहीं पहुंचाती वो कितनी है, तो 9 मिली एम्पियर है ना, 9 मिली एम्पियर। अगला पॉइंट है शिखर विद्युत भार मतलब मैक्सिमम लोड है ना, शिखर विद्युत भार मतलब मैक्सिमम लोड सप्लाई करने हेतु स्थापित केंद्र है ना, क्या होता है, मैक्सिमम लोड सप्लाई करने हेतु स्थापित केंद्र शिखर भार केंद्र होता है ना। अगला पॉइंट है किसी भी संस्थान इंस्टॉलेशन का पावर फैक्टर किस सीमा तक सुधारना उपयुक्त होता है ना, किसी भी संस्थान का पावर फैक्टर किस सीमा तक सुधारना उपयुक्त होता है, तो 1 से कुछ अधिक है ना, किसी भी संस्थान मतलब इंस्टॉलेशन का ना, किसी भी संस्थान इंस्टॉलेशन का पावर फैक्टर किस सीमा तक सुधारना उपयुक्त होता है, 1 से कुछ अधिक। अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन की किस विधि द्वारा प्लांट के जीवन काल के प्रारंभ में अधिक धन प्राप्त होता है ना, डेप्रिसिएशन की किस विधि द्वारा प्लांट के जीवन काल के प्रारंभ में अधिक धन प्राप्त होता है ना, डेप्रिसिएशन की किस विधि द्वारा प्लांट के जीवन काल के प्रारंभ में अधिक धन प्राप्त होता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। अगला पॉइंट है यदि प्लांट की अधिकतम मांग है ना, यदि प्लांट की अधिकतम मांग स्थापित क्षमता से अधिक है तब उपयोगिता गुणांक मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा 100% से अधिक होगा ना। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, यदि प्लांट की अधिकतम मांग है ना, यदि प्लांट की अधिकतम मांग स्थापित क्षमता से अधिक है तब उपयोगिता गुणांक मतलब यूएफ होगा 100% से अधिक होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर है ना। अगला पॉइंट है डाइवर्सिटी फैक्टर का सीधा प्रभाव जनरेट की गई यूनिट्स की स्थिर लागत पर पड़ता है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर का सीधा प्रभाव है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर का सीधा प्रभाव जनरेट की गई यूनिट्स की स्थिर लागत पर पड़ता है। अगला पॉइंट है भारत में पावर ट्रांसमिशन की विधि क्या है, 3 फेज 3 वायर है ना। अगला पॉइंट है कंडक्टर का इकोनॉमिकल साइज डैश द्वारा ज्ञात किया जा सकता है ना, केल्विन के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है ना, कंडक्टर का इकोनॉमिकल साइज डैश के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो केल्विन के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला पॉइंट है यदि वोल्टेज का मान है ना n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर का साइज 1/n² गुना कम हो जाता है ना, यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर का साइज 1/n² गुना कम हो जाता है ना, यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर का साइज 1/n² गुना कम हो जाता है ना, यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर का साइज 1/n² गुना कम हो जाता है। अगला पॉइंट है पावर फैक्टर सुधारने के लिए लोड के साथ ऐसी डिवाइस इंस्टॉल की जाती है जो अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है ना, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लोड के साथ ऐसी डिवाइस इंस्टॉल की जाती है, स्थापित की जाती है जो क्या करती है, जो अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है ना। KVAR का मतलब क्या है, किलोवाट मतलब tan थीटा ना, KW tan phi है ना, tan थीटा नहीं, KW tan phi है ना, KVAR। अगला पॉइंट है एक निश्चित शक्ति के लिए किस पावर फैक्टर पर सिस्टम द्वारा ली गई धारा न्यूनतम होगी है ना, कि भाई एक निश्चित शक्ति के लिए किस पावर फैक्टर पर है ना, एक निश्चित शक्ति के लिए किस पावर फैक्टर पर सिस्टम द्वारा ली गई धारा न्यूनतम होगी, तो किस पे होगी, 0.8 लैगिंग पर होगी है ना। अगला पॉइंट है ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है ग्राही सिरा है ना, ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है ग्राही सिरा। अगला पॉइंट है जब बड़े अल्टरनेटर की कूलिंग के लिए हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती है तब इंसुलेशन का जीवन काल बढ़ जाता है ना, जब बड़े अल्टरनेटर्स की कूलिंग के लिए हाइड्रोजन प्रयुक्त की जाती है तो इंसुलेशन का जीवन काल बढ़ जाता है।
अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर उस समय जनरेशन प्रारंभ करता है जब जब सेफ्टी रोड कोर से बाहर निकाली जाती है ना, कि नाभिकीय रिएक्टर उस समय जनरेशन प्रारंभ करता है जब सेफ्टी रोड कोर से बाहर निकाली जाती है। एमएचडी प्रणाली डैश जनरेट करती है ना, एमएचडी जो प्रणाली है वो क्या जनरेट करती है, तो एसी तथा डीसी दोनों करती है। अगला पॉइंट है काप्लान टरबाइन, वही निम्न शीर्ष और अक्षीय प्रभाव है ना, निम्न शीर्ष और अक्षीय प्रवाह के लिए ना। अगला पॉइंट है किस दोष से सिमेट्रिकल दोष धाराएं उत्पन्न होती है ना, किस दोष से सिमेट्रिकल दोष धाराएं है ना, किस दोष से सिमेट्रिकल दोष धाराएं उत्पन्न होती है, तो किससे होती है, थ्री फेज दोष से होती है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।